विपक्ष ने सत्ता पक्ष यानी सरकार को घेरने के लिए, खासकर 2024 के चुनावों में घेरने के लिए एक गठबंधन बनाया है। गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया का। विपक्ष ने कहा है कि ये गठबंधन यानी इंडिया भारत का प्रतिबिंब है और मिलकर सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाएगा, जिसकी शुरुआत मणिपुर मुद्दे से कर भी ली गई है। संसद में लगातार विपक्ष की तरफ से मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की मांग की जा रही है, जिसके लिए अविश्वास प्रस्ताव को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन इससे पहले कि अपना दम गठबंधन इंडिया दिखा पाता, लगता है कि आपसी फूट कोई बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। गठबंधन की इस फूट पर एक विशेष चर्चा लेकर हाजिर हुए हैं और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जिस तरीके से अगर अभी तक की हम स्थिति देखें तो भारत का प्रतिबिंब ये गठबंधन इंडिया जिसे नाम दिया गया है, लेकिन लगता है कि धरातल पर कोई स्थिति आगे बढ़ पाती उससे पहले ही आपसी फूट नजर आने लगी है। गीता, जैसे कि इस गठबंधन का नाम है I.N.D.I.A। गठबंधन में इतने डॉट नजर आते हैं, उतने ही डॉट अभी से इन पार्टियों में नजर आने शुरू हो गए हैं। अब ये देखिए कि अभी तो 200-250 दिन का समय बचा है चुनाव के लिए, जिसके लिए ये कमर कस रहे हैं, लेकिन क्या ये तब तक साथ रह पाएंगे? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एनडीए को अगर आप देखें तो वहां पे एक मुखिया है, वहां पे एक छत्र राज है। जो नरेंद्र मोदी ने कह दिया वो सबको मानना है, सभी पार्टियां एकजुट है। लेकिन क्या I.N.D.I.A में ये हो पाएगा? वो अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि हालिया जो तस्वीर उभर के सामने आई है कि जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया और उसमें कांग्रेस ने खुद से वो नोटिस दे दिया, तो बाकी पार्टियां नाराज हो गई। तो ये नाराजगी जो अभी से हो रही है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है आगे। जी बिल्कुल सर, जिस तरीके से इस गठबंधन को लेकर जैसा कि आपने कहा कि परेशानियां देखने को मिलने लगी है, लेकिन सर मुझे लगता है कि शुरुआत से अगर हम बात करें, जब से इस गठबंधन की अनाउंसमेंट हुई है कि नाम इंडिया दिया जाएगा, नाम से लेकर बहुत सारी मैं कहूंगी मीटिंग्स तक ये जाहिर हो चुका है कि आपसी तालमेल शायद बैठाना अभी इस गठबंधन इंडिया के लिए मुश्किल है। वो इसलिए मुश्किल है क्योंकि जब बैठक हुई थी, अभी तक दो मुख्य तौर पे हमने एक बिहार में और बेंगलोर में बैठक देखी है। उसमें जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया नहीं ना चुनोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक छोटी सी क्रिकेट की टीम भी है, फुटबॉल की टीम भी, उसका भी एक कैप्टन होता है, उसके बाद सभी चीजें चलती हैं। यहाँ पर कोई कैप्टन नहीं है। कन्वीनर पे सहमति कितनी बन पा रही है पता नहीं। सब कहते तो हैं हम साथ हैं, हम इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन सबके मन में एक बात है कि कन्वीनर कौन बन जाए। नीतीश कुमार अपनी आस लगाए बैठे हैं, कांग्रेस कहती है कि भाई हम सबसे बड़ा दल है, यहाँ से क्यों ना हो जाए। टीएमसी की अपनी आस होगी, आरजेडी की अपनी, सबकी अपनी अपनी आस है। अब इस आस के बीच कहानी ये है कि नाम फाइनल नहीं हो पाया। बेंगलुरु में हमने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही निकल गए थे, तब भी ये कयास लगे कि क्या वो नाराज थे कि नाम अनाउंस नहीं हो पाया। बहुत सारे ग्रुप्स बनाने की बात की जा रही है, उन ग्रुप्स को मैनेज कौन करेगा, किसकी कौन बात मानेगा, बहुत कंफ्यूजन है अभी। आप ये मान के चलिए कि ये तय है कि 2024 की जो लड़ाई है वो दो पार्टियों के बीच नहीं हो रही है। इस बार हम देखते थे ना, बीजेपी कांग्रेस, वहां पे टीएमसी बीजेपी, वहां पे आरजेडी या बीजेपी, ऐसा नहीं होगा इस बार। ये तय है कि इस बार लड़ाई दो ग्रुप्स के बीच है। जी सर, इसके साथ साथ आपने अभी ग्रुप्स की बात की कि बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, जिसमें से कुछ ग्रुप इसलिए बनेंगे कि वो डिसाइड करेंगे कि सरकार के साथ किस मुद्दे को उठाना है, सरकार के अगेंस्ट किस मुद्दे को उठाना है। इसके साथ साथ कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो डिसाइड करेंगे कि अलग अलग राज्यों में कितना शेयर किस पार्टी को दिया जाएगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि ग्रुप की ये रणनीति कामयाब रहेगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप कभी किसी भी परिवार में देख लें, किसी भी घर में देख लें, अपने ऑफिस में देख लें, अगर यहाँ पे 4 ग्रुप बन जाएंगे तो क्या काम होगा? कभी नहीं होता, और ना ही कहीं भी हो सकता है। एक मुखिया चाहिए ही चाहिए, एक छत्र राज जिसका चलता हो, एक जिसकी आवाज निकले और सब उसको फॉलो करें, तभी कुछ भी मुमकिन है। वो अभी स्थिति I.N.D.I.A में, यानी इंडिया जिसको कह रहे हैं, वो भी नहीं दिख रही है। आने वाले समय में स्थिति क्या हो जाए, देखिए, कहीं भी बैठ के नारेबाजी करना, कहीं भी बैठ के नारे लगा देने बहुत आसान है, ये इजी है। अब जैसे कि कल जब अप्रस्ताव का जो नोटिस इन्होंने अविश्वास का दिया, तो वो नाराज हो गए सब पार्टियों वाले। अब खड़गे साहब को कहना पड़ा कि खेद है, ऐसा नहीं होगा आगे से। उसके बाद भी नहीं माने तो फिर सोनिया गांधी को खुद वहां पहुंचना पड़ा जहां संजय सिंह बैठे हुए थे। तो कुल मिला के अभी से बहुत जो कशमकश ये दिख रही है, उस
अभी तो एक ग्रुप है, अभी तो ग्रुप बने ही नहीं है डिफरेंट डिफरेंट। आप खुद सोचिए सबसे बड़ी चुनौती तब आएगी जब इन पार्टियों को आपस में सीट शेयरिंग करनी। आप शुरू से शुरू हो जाइए गीता, पंजाब से शुरू हो जाइए। क्या पंजाब के सारे कांग्रेसी अगर सिद्धू साहब को छोड़ दें तो क्या मान जाएंगे कि हाँ जी आप आम आदमी पार्टी को यहाँ पे ज्यादा सीटें दे दीजिए, हमारे जो एमपी है वो यहाँ पे नहीं लड़ेंगे। आज तक जो कांग्रेस 13 सीटों पे लड़ती आई है, क्या वहां पे वो आम आदमी पार्टी के लिए अगर सीटों के लिहाज से देखें तो 92 वहां पर एमएलए हैं उनके, उसके हिसाब से तो उनको वहां पे 10 सीटें मिल जानी चाहिए लड़ने के लिए। तो क्या वहां पे रेडी हो जाएंगे? सबसे बड़ी बात, नीचे आ जाइए हरियाणा। अभी कल ही भूपेंद्र हुड्डा कह के हटे हैं कि भाई वो तो इंडिया दूसरा गठबंधन बन रहा है वहां पे नेशनल के लिए, यहाँ पे तो हम अकेले लड़ेंगे कांग्रेस। ये कैसे हो सकता है? क्या आप विधानसभा में लोगों से कहे देखिए जी हमारी नीति अच्छी, हम अकेले आ रहे हैं, और जब आप लोकसभा में जाओ कहो जी हम इकट्ठे हैं। मतलब विधानसभा पे आप एक दूसरे को गाली निकालोगे और वहां पे इकट्ठे हो जाओगे, ये मुमकिन नहीं है। तो हरियाणा में भी कलेश है। अब आप दिल्ली आ जाइए हरियाणा के बाद, हम स्टेट बाय स्टेट नीचे उतरते हैं ना, जैसे बस चल रही है, बस चल रही है एक तरीके से। अब दिल्ली में तो इतना बुरा हाल है कि कांग्रेस के पास शून्य है, विधानसभा में शून्य, लोकसभा में शून्य, सीटें 7, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज। तो क्या यहाँ पर माकन साहब या बाकी संदीप दीक्षित जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो ये मान जाएंगे ठीक है सर आप लड़िए 7 सीटों पे, हम बैठ के देखते हैं बाहर आराम से, क्योंकि हमारी तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, हम कैसे एक भी सीट ले सकते हैं। उसके बाद आप राजस्थान में आ जाइए। राजस्थान में आप चुनाव लड़ने अभी जा रहे हैं, वहां पे आपको आम आदमी पार्टी पहले अपनी रैलियां कर चुकी है, वहां पे उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी बोला है। तो क्या वहां पर गहलोत साहब आम आदमी पार्टी को सीटें देने के लिए तैयार हो जाएंगे? उसके बाद आप नीचे आ जाइए यूपी में, यहाँ सबका ही बुरा हाल है। वहां बीजेपी भी इतने मजबूत स्थिति में है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही वहां पे बहुत वीक है। आम पार्टी का तो चलो वहां पे कोई एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आप स्टेट द स्टेट चले जाएंगे ना गीता, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि अभी तो मैं सिर्फ 2 पार्टियों की एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आप बिहार में जाओगे तो वहां क्या करेंगे आप? जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस किस तरह से पहले आपस में करते रही हैं, अब किस तरह से करेंगे? बंगाल सबसे बड़ा एग्जांपल, जहां पे ममता दीदी कह रहे हैं कि वो मिलके लड़ेंगी, पर कैसे लड़ेंगे मिलके आप? वहां पे कांग्रेस आपके खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ती है, आप कैसे सीट शेयरिंग कीजिएगा? क्योंकि वहां पर एक अच्छी मेजोरिटी है ममता दीदी के पास, लेकिन कांग्रेस वहां पे वीक है। और ऊपर से सीपीआई सीपीएम, उनको आप कैसे साधेंगे? उनकी तो राजनीति ही बिल्कुल टीएमसी के उलट चलती है। फिर आप आ जाइए केरला में, वहां पे आप क्या कीजिएगा? वहां पे आप बिल्कुल वामपंथियों के बिल्कुल आमने सामने लड़ते हैं, वहां पे सीट शेयरिंग कैसे कीजिएगा? राहुल गांधी वहीं से एमपी हैं। फिर आप आ जाइए कर्नाटका में, फिर आप आ जाइए तेलंगाना में, जहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है कि अभी जो इनकी चंद्रशेखर की पार्टी है वो आपके साथ है भी है कि नहीं है, ये भी अभी नहीं पता है। फिर आप आंध्र प्रदेश में आ जाइए, वहां पे वाईएसआर और टीडीपी दोनों ही बीजेपी के नजदीकी दिख रहे हैं। तो कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि अभी तो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है, अभी तो सिर्फ विरोध हमने करना है किसी का, उसी में इतना यहाँ पे आपस में विरोध नजर आ रहा है। तो आप सीट शेयरिंग करके चुनाव कैसे लड़ेंगे? मुझे लगता है इसके लिए शायद ही भगवान को खुद नीचे उतर के आना पड़ेगा कि मैं सीटें बांट देता हूँ, तब भी शायद कोई ना माने, क्योंकि राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षा की चीज है। 5 साल बाद आप चुनाव लड़ने जाते हैं और 5 साल आप अपने क्षेत्र में रह के कार्य करते हैं, और उस दौरान पार्टी आपको कह दे कि आप ये सीट फला पार्टी के लिए छोड़ दीजिए, जिसको आप शुरू से गालियां निकालते आए हैं, वो कोई भी पार्टी हो सकती है, तो राजनीति कैसे चलेगी? तो बहुत मुश्किल है। अभी मैंने कहा ना, जितने डॉट हैं उतने ही अभी उसमें पेच हैं, या आप समझ लीजिए वो डॉट नहीं है, वो पेच हैं सारे। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि राजनीति है, शायद भगवान खुद उतरे तो ये सारे ग्रुप्स डिसाइड कर पाए कि किसे कितना सीट शेयर मिलेगा। लेकिन सर इसके साथ साथ जो गौर करने लायक बात है कि जिस तरीके से संसद में ये मुद्दा उठाया जा रहा था, एक मौका था कि ये अलायंस इंडिया अपना दमखम दिखा पाता, अपनी एकता को जाहिर कर पाता, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले ही जिस तरीके से टूटती हुई इस पूरे मुद्दे पर ये अलायंस आई है, लगता है कि आने वाला समय भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। सर इसके साथ साथ जो जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि एक मुखिया का होना बहुत जरूरी है, सोनिया गांधी के नाम पर चर्चा तो है, क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी ही, क्योंकि सबसे मजबूत विपक्ष अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस है, क्या सोनिया गांधी वही नाम होने वाली है? देखिए गीता, इसमें एक संशय है थोड़ा सा, क्योंकि सोनिया गांधी अभी पीछे सेहत उनकी बहुत ज्यादा इतनी अलाउ नहीं करती है कि वो इस तरह से शायद एक्टिवली रोल प्ले कर सके, मुझे नहीं लगता है। राहुल गांधी वो नाम हो सकते हैं, प्रियंका गांधी वो नाम हो सकते हैं,
खुद खड़गे वो नाम हो सकते हैं अगर कन्वीनर के तौर पे हम सोचें, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री की तो बात ही नहीं है, वो तो अब भूल ही जाइए ना, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी में एक चेहरा है नरेंद्र मोदी का, पता है कि भाई इस जो 2024 की जो ये शादी होनी है उसमें दूल्हा एक है हमारी तरफ से, तो यहाँ पर हर पार्टी का अध्यक्ष अपने आप में प्रधानमंत्री बनने की आस सजोए बैठा होगा, ये किसी से कोई छुपी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आज ही प्रधानमंत्री का आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। अगर आप इतनी ही एकजुट हैं, अगर आपको लगता है कि हम सब एकजुट हैं, तो आप एक नाम घोषित कर दीजिए, पूरे देश को बता दीजिए कि उधर मोदी जी हैं तो इधर ये है हमारा चेहरा है। अब वो नहीं हो सकता है। अब आगे बात कन्वीनर पे, मतलब आपने किसी को तो मुखिया चुनना है ना, चाहे उसे आप कन्वीनर का ही नाम दे। अगर आप अब कांग्रेस पार्टी से देखें तो मुझे लगता है कि वो चेहरा राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से एक हो सकता है, अगर सभी पार्टियों में सहमति बन जाए। अगर वो नहीं हो तो नीतीश कुमार पे सहमति बन सकती है, वो नहीं है तो ममता दीदी पे बन सकती हैं। और आप महाराष्ट्र को मत भूलिए, महाराष्ट्र में जो इस वक्त गेम चल रही है वो सबसे ज्यादा देखने लायक है। आप देखिए कि वहां की राजनीति को समझना इस वक्त बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल हो गया है। शिवसेना टूटी, बाल ठाकरे की शिवसेना अलग हो गई, जो शिंदे गुट के पास है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना अलग हो गई, फिर एनसीपी टूटने की कगार पर है, अजीत पवार अपना अलग ग्रुप लेके बैठे हैं, शरद पवार अपना अलग बैठे हैं, कांग्रेस बाहर बैठ के आराम से देख रही है, बीजेपी दोनों तरफ फायदे में नजर आ रही है। अब यहाँ पे भी अजीत पवार पिछले 3-4 दिन में लगातार जाके शरद पवार से मिले हैं और शरद पवार का अब रुख नरम होता दिखाई दे रहा है। और वहां में उद्धव ठाकरे भी जाके अजीत पवार से मिले हैं डिप्टी सीएम बनने, जब वो बने हैं तो उसके बाद। तो क्या कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि अभी जो हमें कुछ चेहरे इंडिया में नजर भी आ रहे हैं विपक्ष में, क्या वो भी राह तलाश रहे हैं कि कैसे एनडीए में एंट्री हो सके? क्योंकि अभी सामना में अपने मुख्य पत्र में खुद उद्धव ठाकरे ने तारीफ की है अजीत पवार की, और वो सरकार में डिप्टी सीएम है, आपके तो खिलाफ है वो, लेकिन आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये रास्ता खोजा जा रहा है? अब आप ये कहिएगा, कोई ये भी पूछेगा कि भाई वहां तो पहले ही शिंदे शिवसेना बैठी है तो ये कैसे आ जाएंगे? तो आप ये मत भूलिए कि बिहार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जाने के बाद दो गुटों में बटी। एक उनके बेटे के पास है चिराग पासवान, एक उनके भाई के पास है पारस पासवान। अब दोनों ही गुट अलग अलग, एक के मुखर विरोधी हैं दोनों, लेकिन आप यकीन मानिए एनडीए की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स का कि दोनों ही एनडीए के नीचे, एक बैनर के नीचे। ये होती है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की पावर कि वो दोनों मुख्य विरोधी गुटों को भी एक जगह रखने में सक्षम है। और यही मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि शिंदे शिवसेना तो है ही है और बाद में हम देखें कि दूसरी शिवसेना भी आ जाए, ऐसा कुछ समीकरण हो जाए। ये हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, ये सिर्फ हवा में बातें। और दूसरी बात, जिस तरह से शरद पवार थोड़े नरम पड़ते दिख रहे हैं, पार्टी ना टूटे, हो सकता है वो अजीत पवार की बात माने और इस तरफ आ जाए। अभी संशय है, कंफ्यूज है शरद पवार गुट के एमएलएस भी अभी कंफ्यूज। तो कुल मिलाकर अभी आप इतना आसान मत समझिए। अभी इन 200-250 दिनों में इतनी उठापटक होनी है, मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां इंतजार शायद कर रही होंगी इस चीज का भी कि मध्य प्रदेश के चुनाव हो जाएं, राजस्थान के चुनाव हो जाएं। उसमें जो चुनाव के नतीजे सामने आएंगे वो ये तय करेंगे कि बीजेपी कितनी मजबूत है। ठीक 6 महीने पहले जो नतीजा आएगा या 5 महीने पहले, वो ये तय करेगा कि आप चुनाव में तो जा रहे हैं, लेकिन चुनाव में जाने से पहले आप 2 बड़ी स्टेट्स हैं, ये छोटी स्टेट्स नहीं है, यहाँ पर 200-200 एमएलए आते हैं, दोनों 200 से ज्यादा आते होंगे। तो वहां पर दमखम देखने के बाद हो सकता है कि कुछ पार्टियां अपना मन बदले, और वही पहला लिटमस टेस्ट भी है। चाहे हम एनडीए की बात करें और चाहे हम इंडिया की बात करें, दोनों का लिटमस टेस्ट ये है कि आप वहां पर कैसा परफॉर्म करते हो। क्योंकि अगर वहां पर बीजेपी रिपीट कर जाती है तो निश्चित तौर पर ये एक मैसेज जनता में जाएगा कि बीजेपी 2024 में रिपीट कर सकती है। ये उसका एक ट्रेलर है, ये उसका एक सेमीफाइनल है, और उसको देखने के बाद कई छोटे छोटे दल अपना मन बदल लें तो इसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पासा पलटा, वहां पर बीजेपी को कुछ खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे हो गया, चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, तो वहां पर फिर इंडिया को थोड़ा यहाँ पर बल मिलता दिखेगा। और हो सकता है कि कुछ पार्टियों ने ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो अपना मन नहीं बना पाई हैं। उसमें बीएसपी है, उसमें एसएडी का पता नहीं कि श्रोमणी अकाली दल कहाँ जाएगा, उसमें बीजेडी है जो उड़ीसा से, उनका नहीं पता है। ये तटस्थ पार्टियां हैं, वाईएसआर की पार्टी है, टीडीपी है। लेकिन एनडीए की एक सबसे बड़ी खासियत है बीजेपी की, वो पार्टियों को साधना जानते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से उन्हें बिल पास कराना है लोकसभा में, राज्यसभा में, कैसे उनको चीजें करनी है। तो इस बीच एक लोकसभा या राज्यसभा में नारे लगा देना,
या ये कह देना कि हम मिजोरम में सब इकट्ठे मिलके जाने वाले हैं, ये कह देना कि हम अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए हैं कि हम प्रधानमंत्री को बोलने पे मजबूर कर देंगे। तो आप ये समझिए कि राजनीति इस तरह से अब नहीं चलती है। अब वो जो जनता में वो परसेप्शन नहीं बनता है, क्योंकि जनता में परसेप्शन, अब मीडिया इतनी सजग हो गई है, इतने आपके पास चैनल्स हैं यूट्यूब से लेके टीवी तक कि आपके पास हर जगह से कंटेंट आता है। तो आप ये भूल जाइए कि इस तरह से कुछ होगा। वो राजनीति पुरानी चलती थी ऐसे, बहुत पहले की बात है, आज से 15 साल पहले राजनीति ऐसे चलती थी, अब नहीं चलती। तो ये एनडीए वर्सेस इंडिया की जो आपने सही कहा कि लड़ाई में जो इंडिया में अभी हमने ये पहले ही कुछ थोड़ा-सा धुआँ उठता हमें दिख रहा है, और ये कितनी चिंगारियाँ अंदर अभी कितनी फूटेंगी कोई पता नहीं, क्योंकि जब तक कन्वीनर ना बन जाए, सबसे पहली बात तो है कन्वीनर। ये एक म्यूजिकल प्ले है, 25, 26, 27 पार्टियां हैं, एक कुर्सी है कन्वीनर की, कौन बैठेगा उस पे? क्योंकि सबको पता है जो एक बैठ गया, वो तो सबसे बड़ा दावेदार हो गया ना। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ता रिजल्ट इनके पक्ष में आ जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि कुछ गठबंधन को बहुमत मिले, तो फिर क्या कीजिएगा? कन्वीनर तो कहेगा कि मेरे दम पे ही सब कुछ हुआ है, तो वो पीएम का कैंडिडेट ना हो जाए कहीं। तो बहुत सारी चीजें पार्टियां आपस में इस दौरान सोच रही होंगी, और राजनीति चलती भी ऐसी है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसको टीवी पे आके बोल रहा हूँ, और बिल्कुल हम स्पष्ट बोल रहे हैं, इसलिए स्पष्ट बोल रहे हैं कि चीजें ऐसी ही हैं, और लोग भी बहुत अच्छे तरीके से। जी, आपने कन्वीनर की बात की सर, जो सभी ग्रुप्स को मैसेज कन्वे करने का काम करने वाला है। और अगर कन्वीनर के लिए हम नाम की बात करें तो नीतीश कुमार एक नाम थे जिस पर काफी ज्यादा चर्चा हुई, हालांकि सहमति नहीं बनी थी। सर, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार अगर वो कन्वीनर हो गए, और जिस तरीके से आपने कहा कि फिर क्रेडिट सारा इस कन्वीनर को जाने वाला है, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार वो नाम हो सकते हैं? मुझे लगता है कि नाम कोई भी हो, पर कन्वीनर जो बनेगा वो कांटों का ही ताज है अभी तक, क्योंकि सीट शेयरिंग में उसी को बड़ा रोल निभाना है, उसी को सामंजस्य से बिठाना है, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है। और वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, या ममता दीदी हो सकते हैं, या अगर शरद पवार वहां बने रहते हैं वो हो सकते हैं, या उद्धव ठाकरे हो सकते हैं, या अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, या राहुल गांधी हो सकते हैं। अब देखिए, जितने मैं नाम ले रहा हूँ ये सब भारतीय राजनीति के बड़े नाम हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, और हर व्यक्ति सक्षम है। आम आदमी पार्टी भी अब 2-2 राज्यों में सरकार चला रही है। वो कहेंगे भाई आपकी कितनी राज्यों में सरकार है आप बताइए, हम तो 2-2 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। तो कुल मिला के हर व्यक्ति कहीं न कहीं राजनीतिक दांव-पेच के ज़रिए अपने दावा तो ठोकेगा ही कन्वीनर की कुर्सी के। अब वो कितना सिद्ध हो पाता है, कौन वो बनेगा, क्या एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के तैयार होता है, क्या उसमें लिखा जाता है? अब बहुत सारी चीज़ें देखी जाएँगी। मुझे हो सकता है लगता है कि कांग्रेस उसमें सबसे फ्रंट रनर इसलिए दिखती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएलए उनके हैं, सबसे ज़्यादा अगर जोड़ लें सभी राज्यों के, और सबसे ज़्यादा एमपी उनके हैं, राज्यसभा में एमपी उनके हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश पे बहुत साल राज कर चुकी है, तो सबसे ज़्यादा दावा मजबूत तो कांग्रेस का दिखता है। अब मान लीजिए कांग्रेस ये कहे कि भैया ये लड़ाई तो मुश्किल है, कन्वीनर बनना है तो इसका मतलब है कि अगर हार हुई तो फिर उसका सामना भी करना पड़ेगा, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। तो कांग्रेस अगर ये मान ले कि हम अपना कन्वीनर नहीं बनाएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि और भी अगर कोई कन्वीनर बना तो वो कांग्रेस के आशीर्वाद और कांग्रेस की मर्जी से ही बने। यानी इसमें मुख्य भूमिका कांग्रेस ही निभाने वाली है, क्योंकि मजबूत विपक्ष के रूप में देखा जाता है। सर, इसके साथ साथ अभी तक अगर हम पूरे मुद्दे पर बात करें, इस अलायंस की बात करें, तो इस अलायंस ने कई सारी बैठकें की है। अंतिम बैठक बेंगलोर में हुई थी, जिसमें कोशिश मजबूत फैसलों की थी कि मजबूत फैसले लिए जाएंगे। अब आगामी दिनों में 25 और 26 अगस्त को मुंबई में एक बैठक होने वाली है। क्या आपको लगता है कि ये वो बैठक सिद्ध होगी जहां से किसी कन्वीनर का नाम या फिर चेयरमैन का नाम देखने को मिलेगा? बिल्कुल होनी चाहिए मुझे तो लगता है, और तब तक तो पुल के नीचे से बहुत पानी गुजर जाएगा। आजकल वैसे भी इतनी बारिशें हो रही हैं, आप देख ही रहे हो, तो ये राजनीतिक पुल में भी बहुत सारा पानी 1 महीने में गुजर जाएगा। उसका कारण ये है कि मैंने जैसे बताया कि ये नए जो समीकरण महाराष्ट्र में भी बन रहे हैं, जो शरद पवार और अजीत पवार की लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, शरद पवार का हल्का-सा नरम रुख दिखाई दे रहा है, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार की मीटिंग हो रही है, तो कहीं न कहीं आप ये मान के चलिए कि अभी आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ, महाराष्ट्र में वो मीटिंग करने आ रहे हैं, तब तक क्या स्थितियाँ बनकर उभरती हैं, वो देखना होगा, क्योंकि राजनीति तो आप देखिए, आप रात को हम सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो कोई ना कोई टीवी पे शपथ ले रहा होता है, हो सकता है सुबह 6 बजे भी कोई ले रहा हो। ऐसा बहुत बार हो गया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं अभी कह सकते हैं। हाँ, ये मान के चला जा सकता है कि महाराष्ट्र वो मुंबई वो जगह हो सकती है, जहाँ पर ये तय हो जाए, अगर एकमत हो पाए कि कन्वीनर कौन होगा। लेकिन अगर वहाँ भी तय नहीं हुआ, तो शायद मुझे लगता है बहुत पीछे छूटते नज़र आएँगे,
क्योंकि आपको 2-2 स्टेट्स के चुनाव में भी जाना है, वहाँ भी आपको तय करना है कि ये जो हम गठबंधन बना रहे हैं, आप एक बात सोचिए, जो ये गठबंधन बन रहा है, अब आम आदमी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपनी थोड़ी-थोड़ी एग्जिस्टेंस रखती है, वो चुनाव लड़ना चाहेगी। अब ये कैसे होगा कि आप जब वहाँ चुनाव लड़ने जाएँगे, तो आप कांग्रेस को गाली दे देंगे और जब आप नेशनल पे आएँगे और वहाँ पे सीट शेयरिंग कर लेंगे, तो आप कहेंगे कांग्रेस जैसी पार्टी कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उन चुनावों से पहले ये सारा गणित बिठाना पड़ेगा और सारी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ लेट हो जाएँगे, आप पिछड़ जाएँगे, आप कमेटियाँ ही बनाते रह जाएँगे और वहाँ से दूसरा जो पक्ष है, वो अपने उम्मीदवार अनाउंस करके हो सकता है कैंपेनिंग भी शुरू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर मुंबई में हो जाए तो बहुत बेहतर है। सर, इसके साथ साथ जो एक बड़ी जानकारी देखने को मिली है कि अब ये अलायंस इंडिया मणिपुर जाकर इस पूरी सिचुएशन पर, इस पूरी घटना पर जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी कि मणिपुर में क्या स्थिति बनी है। क्या आपको लगता है कि ये भी कारगर साबित होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर हम मुझे याद है जो लोकसभा का सेशन था उसमें एक ही मुद्दा छाया रहा, वो था गौतम अडानी। अब वही गौतम अडानी है, वही देश है, वही पार्टियाँ, वही लोकसभा है, कोई चर्चा नहीं। अब चर्चा का फोकस शिफ्ट हो गया मणिपुर। तो यही राजनीति, मैंने कहा ना, राजनीति इसी तरीके से चलती है। कर का जो इश्यू था वो खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि अडानी साहब अब देश में बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, तब वो इश्यू था। आज मणिपुर इश्यू, लोकसभा चल रहा है, इलेक्शंस नजदीक है और मणिपुर के नाम पे ही ये अविश्वास प्रस्ताव आया है, उसी पे नारे भी लगे हैं लोकसभा में आज, राज्यसभा में, और उसी पे जाके अब मणिपुर में विपक्ष जो है वहां पर जाएगा, वहां पे जायजा लेगा क्या हो रहा है। लेकिन आप ये मानिए कि इसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव मुझे अपने निजी तौर पे नजर नहीं आता है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा ऐसा प्रभाव हो जाएगा। ये अक्सर होता रहता है कि राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन जाते हैं और किसी एक स्टेट में जहाँ प्रॉब्लम होती है, यूपी में हमने देखा कितनी बार हुआ, बहुत सारे दल आते हैं, तो या कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी जाने की कोशिश की थी, वहां पे भी जाते हैं, हम जाएंगे जायजा लेंगे, वहां से 370 हट गया, ये हो गया, कुछ नहीं होगा। आप ये मान के चलिए कि मणिपुर में शांति हो, ये पूरा देश चाहता है कि जल्दी चीजें सब सुधर जाएं, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं, अगर दो समुदायों की भी बात है तो बैठ के आपस में चर्चा करके चीजें सुलझ सकती हैं और देश में राजनीति ऐसी चीजों पर होनी भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि अपने ही देश की एक स्टेट है, अपने ही देश के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से संबंध रखते हो, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, हमारी कामना ये होनी चाहिए कि वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, रेदर देन उस पर राजनीति हो। हमें ये करना चाहिए कि ओके, वो जो होना था हो गया, वो कहीं भी हो सकता है, वो अब सब शांति से हो जाए और सब खुशी से वहां पर दोबारा रह सके, ये कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है ठीक है, राजनीतिक तौर पे ये मुद्दा है इस वक्त और राजनीति चलती मुद्दों पे ही है। अब मान लीजिए ये मुद्दा नहीं होता तो कांग्रेस सरकार को लोकसभा में किस मुद्दे पे घेरती? या तो आप सीबीआई ईडी का मुद्दा उठा लेते थे, या फिर दोबारा आप अडानी वाला मुद्दा उठाते, या फिर कोई का ना मुद्दा चाहिए और वो उसी तरीके से नापा जाता है कि हाँ, ये इस मुद्दे की टीआरपी ज्यादा लग रही है, ये लग रहा है इस पे घेरना चाहिए सर। तो जी। वो एक मुद्दे के रूप में ही मैं उसको देखता हूँ। जी, जिस तरीके से सर सांसद पीयूष गोयल ने ये कहा था कि अगर विपक्ष को इतनी फिक्र होती तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत से राज्य हैं, यूपी, जहां पर इस तरीके की घटनाएं पहले भी देखी गई हैं, तब क्यों विपक्ष की तरफ से कोई सवाल या कोई आवाज बुलंद नहीं की गई? और बिल्कुल वो बहुत निंदनीय घटना हुई है जो मणिपुर में हुई है, उसे कोई भी पार्टी सपोर्ट नहीं करती। प्रधानमंत्री ने खुद उसके बारे में बहुत जोरों शोरों से बोला है और उसकी निंदा की है। ऐसी ही घटना वेस्ट बंगाल में भी हुई है, वो किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्या वो महिला नहीं थी? क्या उसके साथ गलत नहीं हुआ? क्या वो एक पार्टी विशेष से थी इसलिए उसको इग्नोर कर दिया जाए? मैंने फिर वही कहूंगा कि जनता की आंखें बहुत खुली हैं। अब जनता वो नहीं रह गई है जिसको आप कैसे मर्जी करके, अगर ऐसे होता तो फिर आप सब जगह चुनाव जीतते जाते। आपको अगर एक दल मणिपुर लेके जाना है तो आपको एक दल वेस्ट बंगाल भी लेके जाना चाहिए, वहां पे भी आपको जाके बोलना चाहिए कि यहाँ पे भी जो हुआ है वो गलत हुआ है। अब तो कोई नहीं बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके साथ गठबंधन में है, वहां जाइएगा तो गठबंधन का धर्म संकट में पड़ जाएगा। तो ये किस तरह की राजनीति है कि जो मणिपुर में हुआ वो तो गलत है भैया, पर जो वहां पर हो रहा है वेस्ट बंगाल में वो गलत नहीं है। तो जनता ये सवाल पूछती है और जनता जानती भी है। इसीलिए मैंने कहा कि फोटो अपॉर्चुनिटी अलग बात है कि आप लोकसभा के आगे बैठ जाइए धरना लगाकर, या आप किसी स्टेट में चले जाइए, पर आपको जनता तब समझे अगर आप वहीं से अपनी जो सांसदों की या मंत्रियों की या फिर नेताओं की बस है वो टर्न कर दें वेस्ट बंगाल के, और भी चलिए भैया वहां भी देख के आते हैं, वहां भी हम विरोध जता के आएंगे कि जो हुआ यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ है।
पर वो तो अभी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं इसे मानता हूँ कि फोटो अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आ रही है। जी बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अभी तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक मुद्दे के तौर पर पूरा मामला उठा है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे ने ही ये बता दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। जब मौका था कि इंडिया खुद को साबित कर पाता, तभी जो दमखम है उसे दिखाने में कहीं कमी रह गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ जुड़े और इस विशेष मुद्दे पर आपने चर्चा की। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि किस तरीके से विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है सरकार को, एक अच्छी कोशिश ये हो सकती थी, लेकिन यहां पर इस अच्छी कोशिश के साथ साथ कमी जो है गठबंधन इंडिया में भी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ ये गठबंधन नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में होने वाली बैठकें क्या कुछ गठबंधन इंडिया के लिए लेकर आती है, तमाम बड़े अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स यूं ही हाजिर होता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ और नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।